अच्छा भाई, let us begin. We are starting up with the last question first. ठीक है. This is winter 2020 paper 42. तो start लेते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अब देखो इस सवाल के अंदर आपके पास जो बेसिक गिवन है वो बोलते हैं डिफाइन न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. सही. अब आपको बाइंडिंग एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है. तो बाइंडिंग एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट आप जानते थे कि इट्स नॉट द एनर्जी दैट बाइंड्स द न्यूक्लियस. इट्स काइंड ऑफ लाइक द एनर्जी दैट यू नीड टू अनबाइंड द न्यूक्लियस. मतलब न्यूक्लियस को जो बंधा हुआ है उसको ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की आपको जरूरत होती थी, दैट वाज बेसिकली कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी. और लेकिन इसकी डेफिनेशन को लिखते हुए आप थोड़े से स्पेसिफिकेशन करते थे कि भाई इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स of the nucleus apart till infinity. कि आप आखिर तक बात पूरी मुकम्मल करते थे कि वह सिर्फ मॉलिक्यूल या न्यूक्लियॉन्स को अलग करने की बात नहीं थी. आप उनको ऐसे सेपरेट करो कि वो इन्फिनिटी तक अलग हो जाए. बिल्कुल जुदा कर दिया उनको, किसी कोने में एक साथ भी नहीं छोड़ा. तो ये वाला मामला था. अब फिर वो बोलते हैं एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन. अब अगर आपको याद हो तो फिजन वाज ब्रेकिंग द न्यूक्लियस अपार्ट इनटू स्मॉलर या डॉटर न्यूक्लियाई. ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता था दैट वाज बेसिकली द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द न्यूक्लियर फिजन. तो हम यहाँ लिखते थे भाई breaking a large unstable nucleus into smaller, more stable nuclei with the release of energy. एक लार्ज न्यूक्लियस को छोटे न्यूक्लिया में तोड़ा जाए और एनर्जी उसके अंदर रिलीज हो रही. अब वो आपसे बात करते हैं आगे के ऊपर. वो बोलते हैं स्टूडेंट सजेस्ट दैट वन पॉसिबल न्यूक्लियर रिएक्शन इज आयरन रिएक्टिंग विद न्यूट्रॉन एंड प्रोडक्ट में मेरे ख्याल से फ्लोरीन बनाया और क्लोरीन बनाया. तो बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अ न्यूक्लियस varies with the nucleon number. Use this variation to explain why the reaction would not result in an overall release of energy. कि भाई इस रिएक्शन से एनर्जी क्यों रिलीज नहीं हो पा रही. तो इस चीज को देखने के लिए देखो आयरन जो था, अगर आपको याद हो हमने आपको एक ग्राफ सिखाया था कि यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन नंबर होते थे और यहाँ होती थी हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस. तो आपने देखा था ग्राफ कुछ ऐसा बना था. तो ये जो पीक आती थी, दिस पीक वाज बेसिकली ऑन आयरन. हम कहते थे कि आयरन का जो न्यूक्लियस है वो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है. हर न्यूक्लियस अपने आप को आयरन की स्टेबिलिटी पे लाने की कोशिश करता है. जो एलिमेंट्स आयरन से पीछे होते हैं उनकी प्रेफरेंस होती है कि हम फ्यूजन करेंगे, क्योंकि फ्यूजन करने से जो प्रोडक्ट होता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होती है कंपेयर टू द रिएक्टेंट. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होने का मतलब ये उसके बनते हुए ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई हो. कि अगर जितनी आपने उसको ब्रेक करने की दी उससे ज्यादा आप उसको बनाते हुए हासिल कर लेंगे, तभी तो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है. भाई अनबाइंड करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए आपको. और आगे वाले जो है वो फिजन के थ्रू आयरन को अप्रोच करते हैं कि भाई टूट टूट के आयरन वाली स्टेबिलिटी लाओ. सही. तो अब आयरन वाली स्टेबिलिटी लाने के लिए लाजमी बात है भाई इनकी भी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है आ रही है कि अगर ये आपका रिएक्टेंट था और ये आपका प्रोडक्ट है
तो जो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो रिएक्शन से ज्यादा है। आयरन से आगे वाले जितने एलिमेंट्स होते हैं वो अपने आप को ब्रेक करके इस चीज को लेकर आते हैं कि बड़ा न्यूक्लियस टूट के छोटा बनेगा, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी, ज्यादा स्टेबल होगी, वो बनते हुए ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। यहाँ पे बोल रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अ न्यूक्लियस वैरीज विद द न्यूक्लियॉन नंबर। ये चीज हमने यहाँ पे भी देखी। यूज दिस वेरिएशन टू एक्सप्लेन व्हाई द रिएक्शन वुड नॉट रिजल्ट इन एन ओवरऑल रिलीज ऑफ एनर्जी। इस रिएक्शन से रिलीज क्यों नहीं होगी एनर्जी? तो इसमें कुछ बातें जो हमने यहाँ पे डिस्कस की उसी के लिहाज से अपना जवाब हम फैब्रिकेट करेंगे। पहले तो हम उस आयरन की सिग्निफिकेंस बताएंगे। भाई आयरन की जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है। और आपके पास जो भी कह लो कि प्रोडक्ट बनेगा आयरन को तोड़ के, वो प्रोडक्ट स्टेबिलिटी में आयरन से कम ही होगा। उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर आयरन से कम ही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो नतीजा ये है कि आपको इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती भी नहीं मिलेगी, बल्कि यू हैव टू गिव इन मोर एनर्जी टू मेक दोस प्रोडक्ट्स। आपको एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, प्रोडक्ट्स लेस स्टेबल है, सिस्टम में एनर्जी गई है, बाहर नहीं मिली। क्योंकि अगर एनर्जी मिलती तो प्रोडक्ट आपका स्टेबल होता। तो एनर्जी दे के अपने आपको लोअर एनर्जी पे ले जाता है और स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे जब आपकी रीजनिंग चलेगी वो तीन बातों पे इस तरह से जाएगी कि पहले तो आयरन की सिग्निफिकेंस बताएंगे। आयरन न्यूक्लियर has the greatest stability due to highest binding energy per nucleon. Any product made by breaking iron nucleus has lesser binding energy per nucleon, that is lesser stable. ठीक, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। Thus energy needs to be input more than released. एनर्जी देनी ज्यादा पड़ेगी बनिस्बत उसके जो आप रिलीज कर रहे हैं। तो ये आपके पास एक पर्सपेक्टिव चला है कि भाई यहाँ पे मामला किस तरह से चलता हुआ जा रहा है। यहां तक इस सवाल में कोई कंफ्यूजन अगर किसी को है तो मुझसे पूछ ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कहेंगे पीछे पढ़ते हैं। अच्छा, अब ये सवाल जो है हमारे पास, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, एक जो मुझे लग रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल है। क्वेश्चन शुरू होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन below which emission of electron does not occur. ये बात हो रही है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कि भाई इससे कम अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी हुई तो एमिशन नहीं होगी। मैं इसको मुकम्मल करके फिर बेटा शो कर दूंगा। दिस ऑब्जर्वेशन provides evidence for a particulate nature of electromagnetic radiation. सही है, पार्टिकल नेचर की रिप्रेजेंटेशन हो रही है। State two other observations associated with the photoelectric emission that provides evidence for a particulate nature of electromagnetic radiation. दो और क्या ऑब्जर्वेशंस थे जिनके थ्रू पता चला था कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पार्टिकल फॉर्म में आ रही है, वेव फॉर्म में नहीं। तो एक तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट, फिर एक था टाइम का, कि जो टाइम ऑफ एमिशन था वो
आपके पास कोई डिले नहीं होता, देयर वाज नो टाइम डिले बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वेव नेचर के मुताबिक ये था कि एनर्जी क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म में जा रही है, एक वेव की तरह है, सही। तो जब तक ये पूरी वेव इस पार्टिकल में एब्जॉर्ब नहीं हो जाती, तो उस वक्त तक इस पार्टिकल को, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं मिलेगी निकलने की। जब पूरा इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन हमने क्या देखा था कि ऐसा नहीं था। द मोमेंट वी स्ट्रक द रेडिएशन, तो इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड एमिशन हुई, टाइम डिले नहीं था। इसका मतलब जो भी एनर्जी गई थी वो एक साथ एब्जॉर्ब हुई थी, मतलब इट वाज लाइक अ पार्टिकल, इट वाज नॉट लाइक अ वेव कि ग्रेजुअली एब्जॉर्ब हो रही है, इट वाज लाइक अ पार्टिकल कि कंप्लीटली एक साथ बैक वक्त उस इलेक्ट्रॉन ने पूरा एनर्जी का पैकेट एब्जॉर्ब कर लिया, और अगर वो पैकेट इनफ था तो वो इमिट हो गया, अदरवाइज वो इमिट होता ही नहीं। तो भाई हम यहाँ पे लिखते थे कि देयर वाज नो टाइम डिले between the incidence of radiation and the emission of photon. कोई टाइम डिले नहीं था, फोटोन बोलो सर, इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह दूसरा, आपकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने पे जो आपने ऑब्जर्व किया कि जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे तो उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़े आपके। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज नहीं हुए थे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा था उसकी स्पीड में इजाफा हुआ। और इंटेंसिटी बढ़ाने से आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में इजाफा हुआ, क्योंकि वेव नेचर ही कहता है कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, ज्यादा इंटेंस लाइट भेजेंगे, तो आपका इलेक्ट्रॉन अगर पहले नहीं निकल पा रहा था तो अब निकल जाएगा। भाई मिसाल के तौर पर रेड लाइट है, मैंने बहुत ज्यादा इंटेंस रेड लाइट भेज दी, तो अगर पहले रेड लाइट से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा तो अब निकल जाए। लेकिन हमने ये देखा कि भाई इंटेंसिटी बढ़ाने या कम करने से हमारे पास जो मामला थे कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे थे हम, तो इलेक्ट्रॉन की इमिशन होती ही नहीं थी। और अगर इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की वजह से, इंटेंसिटी बढ़ाने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड नहीं बढ़ रही थी, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में इजाफा हो रहा था। वी एक्चुअली हैड मोर इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट। और जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते तो फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ती। तो जो दूसरी ऑब्जर्वेशन हमारे पास हुई थी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के लिहाज से हुई, तो हम ये बात कह सकते थे यहाँ पे, इंटेंसिटी के लिहाज से मैं लिख देता हूँ भाई, इंक्रीजिंग इंटेंसिटी had no effect on emission of electrons when frequency was less than threshold. ठीक है भाई, अब नीचे जो ग्राफ गिवन है उसके सवाल पे चलते। क्वेश्चन क्या था? द मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted from a metal surface is determined for different wavelengths of the electromagnetic radiation incident on the surface. The variation with 1 upon lambda of Emax is shown in figure 11.1. आपको 1 upon lambda और Emax का ग्राफ दिखा दिया गया। देखो, अगर आपको इक्वेशन याद हो, तो मैंने इक्वेशन सिखाई थी कि फोटोन की एनर्जी जो आप भेजते थे वो कन्वर्ट होती थी दो पार्ट्स।
पहला पार्ट जो आपका वर्क फंक्शन होता था कि भाई इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी लगी, जो बचती थी वो कन्वर्ट होती थी आपके ई के मैक्स में, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। और आप ये बात जानते हो कि एनर्जी ऑफ अ फोटोन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ इज रिटन एज hc ओवर लैम्डा। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे ये चीज बनानी है कि भाई मेरे पास वेरिएशन कैसे आ रही है। तो वाई एक्सिस में मैंने ई मैक्स रखा हुआ, अगर मैं फंक्शन में वाई एक्सिस के अंदर ई मैक्स रखता हूं तो इट्स एच सी इंटू 1 अपॉन लैम्डा माइनस ऑफ 5, मतलब 5 उधर चला जाएगा इक्वल टू के एच सी अपॉन लैम्डा माइनस 5 हो जाएगा। मैंने 1 अपॉन लैम्डा अलग इसलिए लिखा ताकि मैं आपको कंपैरिजन दिखा सकूं। इफ यू आर राइटिंग y इक्वल्स mx plus c, if you have Emax on the y-axis against 1 upon lambda on the x-axis, your gradient is telling you a product of Planck's constant and speed of light, and your y-intercept will give you the value of negative of your work function. बोलते हैं यूज फिगर 1.1 टू डिटरमिन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी f0। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालें। अच्छा भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बनता है कैसे निकाले, पहले तो ये सोचो। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट जिसके जहन में होगा वो इस बात को जज कर ले। देखो, हमें पता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में हम सिर्फ इतनी एनर्जी देते हैं फोटोन की कि इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ दे, मतलब इतनी एनर्जी हो कि वर्क फंक्शन मीट हो जाए। आसान भाषा में इतनी एनर्जी हो कि वर्क फंक्शन मीट हो जाए। हमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन के अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए। तो भाई थ्रेशोल्ड अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो एनर्जी ऑफ फोटोन should be enough to meet the work function with zero Emax. जीरो Emax, कोई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए। तो यहां पे HF0 प्लस 5 फॉर्मूला बन रहा है, जो हमारे पास यहाँ पे सिचुएशन आ रही है HF0 प्लस 5 ये फॉर्मूला बन रहा है। अब अगर मेरे पास उसने एक ग्राफ दिया हुआ, मैं क्या करता हूँ, मैं इस ग्राफ को एक्सटेंड करता हूँ। मैंने ग्राफ एक्सटेंड कर दिया, हमारा ग्राफ तो एज इट इज है, मैंने यहां से एक्सटेंड किया। तो मैं ये देखता हूं कि यार जहां ई के मैक्स 0 है वहां पे मुझे एक वैल्यू मिल रही, लेकिन ये वैल्यू मेरे पास फ्रीक्वेंसी की नहीं है, ये 1/λ। तो अगर मुझे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं v इक्वल्स एफ लैम्डा लगा के सॉल्व कर देता हूँ। इसमें v/λ फ्रीक्वेंसी के बराबर है। इसमें स्पीड ऑफ लाइट 3.0 एक्सपोनेंट 8 होगी और उसने मुझे 1/λ की वैल्यू दे दी। मैं अगर 1/λ इस साइड पर रखूं, जिसने मुझे 1/λ की वैल्यू दे दी 1.91 1.93 एक्सपोनेंट 6। ये हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि मुझे वो वेवलेंथ मिल गई थी एक तरह से जिसके ऊपर आपके पास काइनेटिक एनर्जी 0 थी, मतलब इलेक्ट्रॉन बस निकला था।
अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है 5.79 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्ज। ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है। इसमें अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई हो तो पूछ लो, समझा देता हूँ। चले फिर आगे बढ़ता है, अगर नहीं है सवाल तो बोलते हैं यूज द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ऑन फिगर 11.1 टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, एक्सप्लेन योर वर्किंग। ये वही वाली बात है कि हमने जो भी यहाँ कही थी कि अगर मैं अपने इक्वेशन की कंपैरिजन करना शुरू करूँ तो मुझे इस बात का अंदाजा होगा कि मेरे ग्राफ का ग्रेडियंट असल में प्लैंक्स कांस्टेंट मुझे बता रहा होता है, लेकिन सिर्फ प्लैंक कांस्टेंट नहीं, प्लैंक्स कांस्टेंट और उसी के साथ साथ मुझे सी के भी साथ उसका प्रोडक्ट मिलता है। अगर मैं ग्राफ का ग्रेडियंट निकाल लेता हूँ तो मैं ग्रेडियंट निकाल के मैं उसको कन्वर्ट कर, तो पहले मैं जरा यहाँ पे ग्रेडियंट के ऊपर बात करूँ। मैं ग्रेडियंट आपको पता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, मैं दो कोऑर्डिनेट्स लूंगा और उसके थ्रू ग्रेडियंट निकाल। तो अगर दो कोऑर्डिनेट्स देखे जाएं तो भाई हमारे पास एक कोऑर्डिनेट अच्छा सा ये किया आ रहा है और एक कोऑर्डिनेट मैं ये वाला ले लेता हूँ जो भी मैंने इसके लिए किया। तो भाई y2 माइनस y1 दैट इज 0.4 माइनस 0 upon x2 minus x1 which is 2.25 minus 1.93 exponent 6. लेकिन when I'm going to do that I need to make one thing for sure, ये जो y axis की वैल्यूज थी E max की, ये जूल्स में नहीं, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब यहां पे कन्वर्जन आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को जूल में कन्वर्ट करने के लिए। ये मैंने कन्वर्जन की, मुझे पता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल्स के बराबर होता है। मैंने यहाँ पे कन्वर्जन की, आई फिगर्ड आउट द ग्रेडियंट ऑफ माय ग्राफ, that is 0.4 into 1.6 exponent minus 19, that is 2.25 minus 1.93 10 power 6। ये आ गया मेरे पास ग्रेडियंट 2.0 एक्सपोनेंट माइनस 25। अब यही ग्रेडियंट बराबर है एच सी के। तो यहां से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं c डिवाइड करें।
ये आ रहा 6.7 माइनस 34। ये हमारे पास ग्राफ से वैल्यू है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। ठीक है भाई, फिर आगे बढ़ते हैं अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो। वो आपसे कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नाउ इंसिडेंट ऑन अ मेटल विद अ लार्ज वर्क फंक्शन एनर्जी देन मेटल बी, विद अ लार्जर वर्क फंक्शन एनर्जी देन मेटल। अब वो बोलते हैं ऑन फिगर 11.1 स्केच द वेरिएशन विद 1 अपॉन लैम्डा ऑफ ई मैक्स। एक ऐसे मेटल का ग्राफ बनाना है जिसकी वर्क फंक्शन एनर्जी ज्यादा, मतलब इन शॉर्ट जिसको ज्यादा एनर्जी लगती है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन पे निकलेगा, छोटी और छोटी वेवलेंथ चाहिए होगी उसको। अब मामला यह है, क्योंकि लार्जर वर्क फंक्शन एनर्जी का मतलब ही इस बात पे जाता है ना कि भाई आपको जो रिक्वायरमेंट है वो आप ग्रेटर फ्रीक्वेंसी की, उसका फाई ज्यादा है तो उसका एफ नॉट ज्यादा होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, आपको ज्यादा एनर्जी देनी है इलेक्ट्रॉन निकालने की, और लेमडा नॉट छोटा होगा। तो अगर लेमडा नॉट छोटा होगा तो 1 अपॉन लेमडा नॉट क्या हो जाएगा, बड़ा, क्योंकि आपका ग्राफ तो 1 अपॉन लेमडा नॉट का है, मतलब 1 अपॉन लेमडा का है, 1 अपॉन वेवलेंथ का है। तो आपने देखा भाई अगर फंक्शन की एनर्जी ज्यादा है तो आपको एनर्जी भी ज्यादा चाहिए और फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा चाहिए, वेवलेंथ आपको छोटी चाहिए होगी, तो 1 अपॉन लैम्डा आपको बड़ा चाहिए। अब मुझे जो ग्राफ बनाना है वो एक बड़े 1 अपॉन लैम्डा नॉट से उठाना पड़ेगा। तो मैं लेट्स से अगर जनरल लार्जर है तो मैं यहां से ग्राफ बना देता हूं। ठीक है, अब यहां पे मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं। अब देखो ग्रेडियंट एच और सी का प्रोडक्ट था, ग्रेडियंट में क्यों चेंज आना है, ग्रेडियंट में थोड़ी फर्क पड़ेगा, ग्रेडियंट तो सेम रहेगा। तो मैं यहाँ पे जो ग्राफ बनाऊंगा वो मेरे पिछले वाले ग्राफ के बिल्कुल पैरेलल चलेगा, विद नो वेरिएशन एट ऑल। सही, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी, लेकिन मसला ये है भाई थोड़ा सा आपने ख्याल रखना कि लाइन आप थोड़ा अच्छे तरीके से ड्रॉ कीजिएगा। तो मैं तो इसमें स्नैपिंग के थ्रू कर सकता हूँ, आपके लिए तरीका ये है, आप देखो कितने बॉक्सेस आगे गए, आप 7 बॉक्सेस आगे गए हो तो कोई भी अच्छे से कोऑर्डिनेट उठाओ और उससे 7 बॉक्सेस आगे मार्क लगाओ। ये था ना, 5 6 7, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ आ चुका होगा, क्योंकि ग्राफ एक तरह से ट्रांसलेट हुआ है। आपके पास 2 लाइनें आ गई ना।
तो आपने पॉइंट को ट्रांसलेट कर दिया सर, अगर पूरा पूरा ग्राफ ट्रांसलेट कर, you will have the same gradient, but you will have larger 1 upon lambda naught. See, ये चीज बस याद रखना। तो मैंने ये 2 सवाल अभी करवा दिए। मैं इंशाल्लाह कल की क्लास में बाकी जो उसके पिछले के सवालात हैं वो आप लोगों को करवाऊंगा, और जिसका पिछला मेरा ख्याल से अनस तुम्हारा रह गया था, तुमने कॉपी नहीं किया था, उसको कॉपी कर लो। ठीक है गाइस, मैं अभी इसको यहीं तक रख रहा हूँ, इंशाल्लाह कल की क्लास में इसको आगे मजीद लेके चलेंगे, कंप्लीट कर देंगे क्वेश्चन। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।